बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 7.8 इसका पहला क्वेश्चन है जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में है कि जिसमें हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ की। जैसे 7.7 के अंदर हमने यूज़ किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसी तरीके से हम यहाँ पे इंटरसेक्शन को यूज़ करेंगे कि जब और एंड जो उर्दू का और है, जब एंड लफ्ज़ इंग्लिश का यूज़ होता है तो उसमें इंटरसेक्शन आती है, और जब और इस्तेमाल होता है इंग्लिश का वर्ड जिसका मतलब या है, उस वक़्त हम एडिशन का फार्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ की एडिशन, और वहाँ पे हम यूनियन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। आज है 7.8 एक्सरसाइज। इसमें देखते हैं कि कैसे प्रोबेबिलिटीज़ की जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट इसकी ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ए विल बी अलाइव 15 ईयर्स। 15 साल जो इवेंट ए है या पर्सन ए है वो ज़िंदा रहेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/7 है। 5 आउट ऑफ 7 प्रोबेबिलिटी है कि वो 15 साल ज़िंदा रहे। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अनदर पर्सन बी विल बी अलाइव 15 ईयर। अब जो दूसरा बी है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है 7 आउट ऑफ 9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव 15 ईयर्स हैंस। यानी कि हमने उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों, बोथ का वर्ड आ गया ना, दोनों का, एंड बोथ ये एक ही बात होती है, तो हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज़ कंबाइन करके निकालनी है। तो यहाँ पे एक साइड पे हम यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन और दूसरी साइड पे प्रोबेबिलिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन। कैसे फार्मूला बनता है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, लेट्स सी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने नोट कर ली है बुक से। अब हम देखते हैं कि कैसे हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को कंबाइन करना है। पहले हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला ये है, पहले मैं पिछला 7.7 वाला फार्मूला आपको बता दूं कि उसमें हमने पढ़ा था कि दो इवेंट हों ए और बी, उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेना तो वो इक्वल होती है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो इसको हम यूनियन भी कह सकते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन भी कह सकते हैं, और अगर राइट साइड से देखें तो इसको हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं। और इसमें से माइनस कर दिया करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाली। आज जो हमारा काम है, हम इस चीज़ को एक्सपेंड करने वाले हैं। ये जो थी ये वाली यूनियन जहाँ भी आती है उसका मकसद होता है, उसका मतलब होता है आर। यूनियन मैं लिख देता हूँ। यूनियन का मतलब होता है इंग्लिश वाला आर, जिसको उर्दू में या बोलते हैं। और इंटरसेक्शन जहाँ भी आता है, हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम जो चीज़ें कॉमन होती हैं दो सेट्स के अंदर वो लेते हैं, और इससे मुराद इंग्लिश वाला एंड होता है जिसको और बोलते हैं। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो इसी चीज़ को आज हमने एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे फार्मूला नया बन रहा है। ये कैसे बनेगा, ये होता है जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हम इसको जनरल एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मींस के ये तो जस्ट दो इवेंट्स के लिए है ना। अगर इवेंट्स दो से ज़्यादा हों तो उनके लिए हम सी डी ई एफ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सिमिलरली उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और अगर इधर आ जाते यूनियन के केस में तो हम सम करते जाते सबको अलग-अलग और माइनस कर देते उन सब का इंटरसेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी को। तो ये हमारे पास जनाब जो बात थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको हमने एक्सपेंड किया तो वो बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दिस इज़ इक्वल टू ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, उसने कहा है कि ए एंड बी कितना, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 15 साल ज़िंदा रहें। यानी उन दोनों के जहाँ एंड कह दे बोथ कह दे तो हमने उनके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज़ 5/7 इंटरसेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से जो कि 7/9 है। तो इनको कैंसिल आउट करें तो कैंसिल आउट करने से ये 7 कैंसिल हो गया 7 से, और जो बाकी प्रोबेबिलिटी बची वो बच गई 5/9।
ये 7 7 से कैंसिल हो गया। तो जनाब उन दोनों की 15 साल ज़िंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है, कम्युलेटिव हम कह सकते हैं, इकट्ठा करके कह सकते हैं, वो 5/9 है, 5/9। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। जस्ट इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस है इस फार्मूले की, या इस इंटरसेक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ इवेंट्स। लें जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसको नोट डाउन करते हैं और फिर उसको करते हैं सॉल्व। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अ डाई इज़ रोल ट्वाइस। ये बात 7.7 के अंदर डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लूडो की गोटी हो या सिक्का हो तो उसका सैम्पल स्पेस कैसे निकालनी है। अ डाई इज़ रोल्ड यानी जो लूडो की गोटी है उसको फेंका गया है। इवेंट E1, दो इवेंट बनाएंगे। E1 इज़ द अपेयरेंस ऑफ इवन नंबर्स ऑफ डार्ट्स, यानी जो E1 हमने बनाना है सैम्पल स्पेस का सबसेट जिसको इवेंट बोलते हैं, वो हमने ये बनाना है कि तमाम इवन नंबर्स जो डॉट्स के होंगे पहले सैम्पल स्पेस बना लेंगे। उनमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि इवन कौन कौन से हैं। जो इवन होंगे हम उनको पिक कर लेंगे और एक इवेंट बना देंगे। देन वो कह रहा है जो E2 है इज़ द अपेयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स। तो जैसे सैम्पल स्पेस होगी उसके अंदर से देखते हैं कि 4 से बड़े कौन से होते हैं, या तो 5 डॉट होते हैं या 6 डॉट होते हैं। अब उनके कितने हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे, उनकी तादाद कितनी होगी, ये हम देखते हैं अभी सैम्पल स्पेस बना के। कहता है कि अगर ऐसा हो तो फिर प्रूव करें कि इंटरसेक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले हम वैल्यूज़ निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 निकालते हैं। इस तरह E1 E2 इवेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं कि उनमें कॉमन क्या है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो कि हमारे पास जनरल फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमने अभी अभी रीड की। उसमें ये था कि लूडो की जो गोटी होती है डाई, सॉरी सिंगल को डाई बोलेंगे, और जो इसकी प्लूरल फॉर्म होती है एक से ज़्यादा उसको डाइस कहते हैं। तो ये एक लूडो की गोटी है, उसको 2 दफ़ा रोल किया गया। ट्वाइस का मतलब 2 दफ़ा फेंका गया, रोल किया गया। हमने पहले इसकी सैम्पल स्पेस बनानी है। सैम्पल स्पेस का नंबर हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होता है कि जैसे सिक्का होता है उसकी 2 साइड होती हैं, तो हम 2 को अंदर रखते हैं और जितनी दफ़ा रोल किया जाए, टॉस किया जाए, पावर में लिखते हैं। वैसे ही इसकी अगर साइड्स देखी जाएं तो हम फार्मूला ये बनाते हैं। फार्मूला ये था कि जितनी साइड्स होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, और जितनी दफ़ा वो टॉस किया जाए या रोल किया जाए वो पावर में लिखते हैं। तो 6 × 6 ये 36 बनेगा। तो पता चला कि सैम्पल स्पेस के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद तो होगी 36। बट अब हमने देखना है कि वो जो 36 हैं वो किस टाइप के हैं। तो हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि E1 लिख लेते हैं। जैसा कि डिमांड कर रहा था कि इसके अंदर हमने वही डॉट उठाने हैं जो इवन हो। तो देखें ये 1 ऑड है, ऑड है, 1 2 ये ऑड आ गया, ये इवन है। बट हमने दोनों इवन लेने हैं। 1 और 3 ऑड है, 1 4 ऑड है, ऑड है, ऑड है। तो पता चला कि ये तो सारा कॉलम ही ऑड का है। इसमें भी देख लें 2 1 ऑड है, 2 2 जस्ट ये इवन आ गया। तो हम 2 और 2 को सेपरेट कर लेते हैं। और देन 2 3 नहीं, 2 4 जी बिल्कुल 2 भी इवन है एंड 4 भी इवन है। 2 5 ऑड है, 2 और 6 दोनों ही इवन चाहिए हमें। इस वजह से हमने 2 5 को इग्नोर किया, 2 6 को सिलेक्ट कर लिया।
3 1 इग्नोर, 3 2 इग्नोर, 3 3 इग्नोर, 3 4 इग्नोर, 3 5 इग्नोर, 3 6 इग्नोर। इट्स मीन कि जिनके अंदर ये जो 1, ये तमाम कॉलम इग्नोर, 3 कॉलम इग्नोर, 5 कॉलम इग्नोर। उसके बाद रो देख लें, ये रो नंबर 1 इग्नोर, रो नंबर 3 इग्नोर, रो नंबर ये जो रो नंबर 5 है ये भी इग्नोर हो जाएगी। चलें देखते हैं हम कैसे देख रहे थे। 3 2 ये सारी इग्नोर, 4 2 आ जाएगा, 4 भी इवन, 2 भी इवन। 4 2 के बाद हम 4 4 की बात कर लेते हैं, दोनों इवन है। 4 6 की बात कर लेते हैं, इवन है। और नेक्स्ट अगर देखें, ये तो सारा कॉलम ही छोड़ दिया, 6 2 आ गया, फिर 6 4 आ गया, और फिर 6 6 आ गया। तो लें जी, ये वो तमाम इवेंट आ गया कि जो सैम्पल स्पेस का सबसेट है, और हमने इसको इवेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके अगर एलिमेंट्स की तादाद काउंट करें ना, 2 4 6 8 और 1 9 बन गए हैं। तो पता चला कि जो नंबर ऑफ इवेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ई है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट E1, these are 2 4 6 9, these are 9। और प्रोबेबिलिटी के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक नंबर ऑफ इवेंट हो, दूसरा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 36 है। फिर दोनों की रेशो को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दोनों की रेशो क्या है? प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 9 डिवाइडेड बाई 36। 9 1s are 9 and 9 4s are 36। तो प्रोबेबिलिटी E1 की आ गई 1/4। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी E2 की कैसे निकलेगी। पहले तो इवेंट देखना है कि E2 क्या है, फिर उसके बाद हम निकालते हैं। तो मैं लिखता हूँ इवेंट E2 इवेंट। जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया तो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो E2 है, अपेयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स। तो अगर ये सैम्पल स्पेस सामने ही बनी हुई है, मोर देन 4 डॉट्स की बात करें तो मोर देन जो 4 डॉट्स हैं, देखें ये 5 4 है, ये 6 4 है। तो ये जो लास्ट में हमें नज़र आ रहे हैं ना 4 5, ये 5 5 दोनों ही 4 से बड़े हैं, ये दोनों 4 से बड़े हैं, ये दोनों 4 से बड़े हैं, और ये दोनों 4। यानी ये जो लास्ट वाला है ना, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस में से ले लेंगे। और ये कौन से हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही, यानी डाई दोनों दफ़ा ये ग्रेटर देन 4 आया, 5 6 एंड 6 6। सो इवेंट बन गया। इवेंट 2 बनने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए तो हमें इनकी तादाद मालूम होनी चाहिए, जिसको हम नंबर ऑफ इवेंट बोलते हैं, यानी n ऑफ E2। तो इसके काउंट करें, 1 2 3 एंड ये 4 बन गया। और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस देखें, दिस इज़ 36 ऑलरेडी। दोनों को रेशो फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 this is equal to number of event over number of sample space। 4 1s are 4 and 4 9s are 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई जी 1/9। अब जबकि क्वेश्चन के अंदर हमने देखा और स्टेटमेंट जब पढ़ी क्वेश्चन नंबर 1 में, ये फार्मूला हमने डिराइव किया, तो हमने बात की कि जब इवेंट्स के दरमियान में एंड का वर्ड यूज़ करेगा, या दोनों इवेंट्स की कॉमुलेटिव इकट्ठे करके हम निकालना चाह रहे हों, जैसा कि ये ए और बी है, तो फिर हम उसमें इंटरसेक्शन भी लेते हैं और प्रोबेबिलिटी अलग-अलग भी फाइंड करते हैं। तो ये अलग-अलग तो हमने इवेंट E1 और E2, यानी जो दो इवेंट थे, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। इंटरसेक्शन रहता है, तो अब मैं इंटरसेक्शन फाइंड करने वाला हूँ। इंटरसेक्शन किस चीज़ की फ़ाइंड करेंगे? E1 और E2 की। E1 इंटरसेक्शन E2। तो E1 और E2 की इंटरसेक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे 5 5 6 5 5 6 6 6 है। तो इधर देख लें, ये जो 6 6 है ना, ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो एक एलिमेंट यानी 6 6 तो हमें पता चल गया
ऐसे राइट साइड से, और ये 6 4 है, कम है 4 से, यानी और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों के दरमियान। तो पता चला कि जो इसके अंदर एलिमेंट है कॉमन है वो जस्ट एक ही है। और अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी के तो दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है नंबर ऑफ दैट इवेंट और दैट सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका नंबर निकालेंगे, तो इसका नंबर तो 1 है। और दूसरा होता है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो कि सुपर सेट होता है, वो 36 है। दोनों की तादाद मालूम होनी चाहिए। तादाद को फिर जब हम डिवाइड करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी निकलती है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है? इस केस में निकलेगी E1 और E2 की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के लिए जो नंबर है वो 1 है और जो सैम्पल स्पेस की नंबर है वो 36 है। तो पता चला कि प्रोबेबिलिटी जो इंटरसेक्शन की है ना, इवेंट E1 ऐसा कि जिसमें इवन हों सारे, और दूसरा ये कि वो 4 से बड़े भी हों, तो जस्ट एक ही केस पॉसिबल है आउट ऑफ 36। तो ये केस हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी। अब तीनों चीज़ें आ गई हैं, हमने इनको जो उसने क्वेश्चन के अंदर डिमांड की थी ना कि हम प्रूव करें, प्रूव क्या करना था? प्रूव ये करना था कि जो प्रोबेबिलिटी है ना E1 इंटरसेक्शन E2 की, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट, यानी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये हमने प्रूफ भी करना है, यानी यही फार्मूला जो पढ़ा था इसी की वेरिफिकेशन भी है। दोनों साइड पे लेफ़्ट और राइट साइड पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो ऊपर फाइंड कर चुके हैं हम। तो देखें, अगर प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन वाली यूज़ करें तो वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी 1/36, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करें तो ये मेरे पेज के लेफ़्ट साइड पे अगर देखें, जो हमने सबसे पहले फाइंड की थी 1/4 आ गई, ये 1/4 आ गई, और मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन टू की प्रोबेबिलिटी 1/9 निकाली है। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1/36 लेफ़्ट साइड पे एज इट इज़, और ये 9 4s are 36। तो पता चला कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई हैं, हैंस प्रूफ हो गया जो हम प्रूफ करने जा रहे थे। तो जस्ट हमने प्रूफ ही करना था, प्रूफ हमारा ख़त्म हो चुका है, लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गई है। तो हम कह देंगे कि ये जो फार्मूला है ये वैलिड है, ये जो फार्मूला है ये वैलिड है, ये वाली चीज़ वैलिडिटी की तरफ आ गई इस प्रूफ के बाद। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हम देखते हैं कि 3 की स्टेटमेंट क्या है, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने प्रूव किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सेम इवेंट्स, ये हमने प्रूव किया अभी अभी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि हमें 2 हेड मिले इन 2 सक्सेसिव टॉसेस ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। अब बैलेंस्ड कॉइन है उसको बार बार फेंका गया 2 दफ़ा, 2 दफ़ा फेंक के उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं हमने वो फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस एक्सरसाइज का जिक्र एक दफ़ा फिर मैं करूं कि उधर हमने पढ़ा कि जब एक सिक्के को फेंका जाए तो कितनी उसकी सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स बनते हैं। अगर एक सिक्के को 2 दफ़ा फेंका जाए तो कितने बनते हैं। एक ही सिक्के को 3 दफ़ा फेंका जाए तो उसकी सैम्पल स्पेस के एलिमेंट कैसे बनते हैं और कितने बनते हैं, ये हमने 7.7 में देखा। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर भी मैं बना दूंगा आपको सैम्पल स्पेस कैसे बनती है और कितने एलिमेंट्स बनते हैं। इसी तरीके से जो लूडो की गोटी होती है जिसको हम डाई बोलते हैं, एक को ज़्यादा दफ़ा फेंकें या 2 को ज़्यादा दफ़ा फेंकें, तो एक जनरल सा फार्मूला हमने बनाया था कि जितनी साइड्स हों उसको अंदर रखें ब्रैकेट के, और जितने टाइम उसको रोल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, उतना टाइम ऊपर लिखते हैं पावर के अंदर। पावर सॉल्व करेंगे तो सैम्पल स्पेस की तादाद आ जाती है। उनकी शक्ल कैसी होती है वो हम बनाते हैं अभी। ये था क्वेश्चन नंबर 3, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि हमें 2 हेड मिले, यानी 2 हेड की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक तो जो सैम्पल स्पेस है वो पता हो,
उसकी तादाद पता हो, एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद इवेंट पता हो, जैसा कि हमें इवेंट उसने कह दिया है कि गेटिंग टू हेड, एक कॉइन है उसको 2 दफ़ा टॉस किया गया, तो नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए या नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकालने के लिए, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, एक सिक्के की 2 साइड्स होती हैं और इसको 2 दफ़ा टॉस किया गया, तो ये टोटल बन गया 4। तो सैम्पल स्पेस के 4 एलिमेंट होंगे। अब 4 का हाफ कर लेते हैं, जैसे कि हमने तरीका सीखा हुआ है कि जब इस तरह की सिचुएशन आए तो कैसे हमने निकालना है। 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 टाइम हेड लिख दिया, फिर 2 टाइम टेल लिख दिया। अब 2 का हाफ कर लें 1, तो ये एक हेड लिख दिया, एक टेल लिख दिया, एक हेड लिख दिया, एक टेल लिख दिया। यानी ये जो टोटल आएगा उसका हाफ हमने हेड लिखने और हाफ हमने टेल लिखनी है, तो ये टोटल तादाद 4 हो जाएगी। फिर ये जो हेड जितनी तादाद इकट्ठे एक जैसे लिखी उनका फिर हाफ करना है, तो ये 2 हेड थे उसका हाफ किया, तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो पता चला कि सैम्पल स्पेस के अंदर जो 4 एलिमेंट्स हैं उनकी शक्ल कैसी है, हेड 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 टेल टेल हेड और दोनों टेल्स। तो अगर सैम्पल स्पेस लिखना चाहें तो भी ठीक है, और अगर नहीं लिखना चाहते तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। चले मैं लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो सैम्पल स्पेस है उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो मैं लिख देता हूँ सैम्पल स्पेस इज़ इक्वल टू हेड हेड एंड हेड टेल, then tail head and then tail tail। ओके, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि हमने फाइंड करना है कि 2 हेड आए, इवेंट है 2 हेड। तो मैं पहले तो इवेंट लिखता हूँ, इवेंट को ई का ही नाम दे देते हैं 2 हेड। तो इसमें देख लें 2 हेड कहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ एक ही केस है और बाकी सब में तो टेल इंक्लूड हो रही है। तो एक ही केस है हेड हेड जिसमें आए हैं ऑल हेड या 2 हेड्स। तो इसकी तादाद कितनी निकलेगी जी, इसकी तादाद निकलेगी, नंबर ऑफ इवेंट के एलिमेंट्स वो हैं जी 1। 2 हेड है ना, तो ये कॉमा दरमियान में ये एक ही वैल्यू काउंट होगी 2 हेड। तो एक इसकी तादाद कितनी है, एक ही है, इसके अंदर कोई और एलिमेंट है नहीं, तो नंबर ऑफ इवेंट आ गया जी 1। अब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 4 है। इस स्पेसिफिक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका फार्मूला हम लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो जो पहली इवेंट है हमारे पास उसकी तादाद तो 1 थी और जो सैम्पल स्पेस था उसकी तादाद 4 थी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई 1 आउट ऑफ 4 गेटिंग 2 हेड एट अ टाइम। तो 2 हेड अगर लेने हैं तो वो 4 में से कोई एक पॉसिबल होगा। तो इसी के साथ ही हमारा बस ये इतना तक ही था, ये ख़त्म हो चुका है, इससे नेक्स्ट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू इन्वॉल्व ही नहीं थी, जस्ट सादा सी बात थी, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल के उसे दे दी है। इशू होता है सैम्पल स्पेस बनाते हुए, सैम्पल स्पेस बनानी हमें आ गई है, ये भी हमने बना ली, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने बनाई। तो सैम्पल स्पेस हम गो थ्रू हो चुके हैं और बाकी क्वेश्चन करना, प्रोबेबिलिटी निकालना और डिवाइड करना, सो सिंपल। सो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वगैरह। हैव अ नाइस डे।